आज सुबह से ही रेखा तैयारियों में व्यस्त थी। इतने सारे कामों को निपटाने के बावजूद भी उसे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। दरअसल रेखा की छोटी बहन रंजना आने वाली है। आज रंजना आ रही है। उसी खुशी से रेखा की आंखें गीली हो रही थी। बहन की आओ भगत में रेखा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। रेखा के पति प्रणव रंजना को लेने स्टेशन पहुंच गए। कुछ महीने पहले रंजना इस घर की एक सामान्य सदस्य थी। जब वह पहली बार यहाँ आई थी तब भी इतनी तैयारियां नहीं हुई थी उसके स्वागत की, लेकिन शादीशुदा होते ही मानो उसका ओहदा बढ़ गया था। पति प्रणव ने छेड़ा भी था। एक दिन के लिए इतनी तैयारी, कोई मेहमान आ रहा है क्या? रेखा भावुक हो उठी थी। मेहमान ही तो हो जाती है ब्याहता बहन। अब चाह कर भी उसे और नहीं रोक पाऊंगी, और ना ही पहले की तरह वह जब जी चाहे छुट्टी लेकर मेरे पास आएगी। इस एक रिश्ते ने बरसों के हमारे रिश्ते और अधिकारों की परिभाषा बदल दी। पर जब रोकने का अधिकार था तब मैंने ही तो उसे घर से निकाल दिया था। रेखा सुबकने लगी तो प्रणव ने प्यार से समझाते हुए कहा, देखो सब ठीक होगा, तुम व्यर्थ अपने को दोषी मानती हो। अब उसके सामने इन सब बातों का जिक्र नहीं करना, उसे प्यार से विदा करना। और फिर तैयार होकर वे स्टेशन रवाना हो गए। किंतु रेखा के मन में उथल पुथल सी मची रही। वह सोचने लगी कि यह सब वह रंजना के प्रति अपने प्रेम के लिए कर रही है, या उस गलानी से निजात पाने का उसका प्रयास भर है। शायद वह तब भी स्वार्थी हो उठी थी, और अब भी यह उसका स्वार्थ ही है जो वह उसे खुश कर देना चाहती है, ताकि उसके पति के सामने उनके गिले शिकवे न प्रकट हो। रेखा सोचने लगी कि पता नहीं रंजना कैसी होगी, शादी से खुश भी या नहीं। उसकी ही जिद के आगे मजबूर होकर शादी की थी उसने। कितना लड़ी थी वह उससे, जाने कितने उल्हाने लेकर आएगी, पर मिलने की खुशी से उसकी नाराजगी पल भर में छू मंतर हो गई। फिर रेखा की सोच उड़ान भरने लगी कि उसने कोई गुनाह तो नहीं किया था, उसका भला ही तो चाहा था। सांसारिक नियमों का पालन करते हुए ही तो उसका शादी कराया था। माना लड़का उसको पसंद नहीं था, पर उसकी जिद के आगे कितने रिश्ते हाथ से निकल गए थे। पढ़ी लिखी एमए पास, सुंदर स्मार्ट और एक जानी मानी एडवर्टाइजिंग फर्म में अच्छी तनख्वाह पाने वाली रंजना सबको भा जाती, पर उसे ही कोई अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे रंजना के अच्छे भविष्य की कामना रखने वाली, सदा अपने जीवन का फैसला खुद करना चाहिए का पाठ पढ़ाने वाली रेखा अनजाने ही उसकी लापरवाह मस्त अलहड़ जिंदगी जीने के अंदाज से चिढ़ने लगी थी। उसकी अपनी भी एक जिंदगी थी जिसकी लय बिखर रही थी। बहुत हद तक इसकी जिम्मेदार वह रंजना को मानने लगी थी। कितने समीकरण बने और बिगड़े इस एक साल में। प्रणव एक इंटरनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर बनकर दिल्ली आ गए। कंपनी की तरफ से फ्लैट, गाड़ी, फ़ोन और तमाम सुविधाएं पाकर बहुत खुश थे दोनों। बिट्टू का दाखिला भी एक अच्छे पब्लिक स्कूल में हो गया। नए घर में दिन मज़े से बीत रहे थे। एक दिन प्रणव बोले, इतना बड़ा घर कंपनी ने दिया है और हम कुल मिलाकर 2.5 प्राणी। यहाँ जॉब मार्केट अच्छा है। रंजना को भी यही बुला लेते हैं, उसे भी घर का माहौल मिलेगा और साथ ही तुम्हें भी बहन का साथ मिल जाएगा। प्रणव की बातें सुन खुशी से बोरा गई थी रेखा। शादी के इतने बरसों के बाद छोटी बहन का साथ पाने की लालसा से मन खुश हो उठा, और फिर अगले ही पल उसने रंजना को फ़ोन पर सारी बातें बताई और आने का आग्रह किया। थैंक यू दीदी, पर मैं यहाँ ठीक हूँ, जॉब अच्छी है, यहाँ एक रेपो बना हुआ है सबके साथ। वहाँ फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को भी परेशानी होगी। मैं यहाँ सेटल हो गई हूँ। पर काफ़ी जोर देने पर वह मान गई। मम्मी पापा सब इस प्रस्ताव से खुश थे। पापा ने कहा, वह तुम्हारे साथ रहेगी तो हम चिंता मुक्त रहेंगे। अकेली लड़की घर से इतनी दूर रहती है, सोचकर मन हमेशा आशंकित रहता है। मम्मी ने कहा था, उसे कुछ घर के तौर तरीके भी सिखाना, उसके लिए लड़का भी देखना। अब वह अपने पैरों पर भी खड़ी है, एक ही जिम्मेदारी है, इससे भी मुक्त हो जाएं। 1 महीने बाद ही इस्तीफा देकर रंजना अपना सारा सामान समेटकर रेखा के पास आ गई। कुछ दिन तो उसने नए ताजे अनुभव सुनने और हंसने में गुजर गए, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव की खामियां जाहिर होने लगी। अपनी नींद, अपना आराम, अपनी सुविधाओं के साथ जरा सी भी एडजस्टमेंट उसे बुरी लगती। शुरू में उसकी तमाम हरकतों और नादानियों को दोनों यह सोचकर नज़रअंदाज करते रहे कि कम उम्र में परिवार से अलग रहने की वजह से वह आत्म केंद्रित हो गई है।
आखिर हॉस्टल की ज़िंदगी जहाँ पूरी आज़ादी देती है, वही इंसान को अकेला भी तो कर देती है, क्योंकि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आत्मनिर्भर और आत्म केंद्रित हो जाता है। अपने अच्छे बुरे कर्मों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। सारी तकलीफ़ें, अकेलापन, परेशानियाँ, खुशियाँ सब अपने तक रखने की आदत हो जाती है। आखिर घर के लोगों से दूर परायों के बीच आप कितना कुछ बांट पाते हैं। देखो, अब तक तो अपने आप को वही संभाल रही थी ना, अब उसे घर के माहौल में ढलने में तो थोड़ा वक्त लगेगा ही। पर घर से बाहर तो 4-5 सालों से रह रही है। पहले तो घर में ही रहती थी। तुम्हारी शादी की समय वह 15 साल की थी। मम्मी पापा की लाडली रही है। तुम खुद को परेशान मत करो। किंतु अपनी ही बहन का अजनबियों सा व्यवहार उसे सालने लगा था कि कल तक जिस बहन की काबिलियत पर उसे इतना गुमान था, जिसकी छोटी छोटी उपलब्धियां भी बड़ी लगती थी, अब उसी लाडली बहन में उसे 100 खोट दिखाई देने लगे थे। कुछ ही दिनों में नए काम पर जाने लगी थी। अच्छी नौकरी का गरूर स्वभाव में भी झलकने लगा था। वह जब तब ऊंचे स्वर में नौकर पर चिल्लाती, चाय नहीं बनी अभी तक, मेरा नहाने के पानी का क्या हुआ, मैं कह कर गई थी, मेरा कमरा क्यों नहीं ठीक किया गया, आज का न्यूज़पेपर कहाँ है, मेरे जूते किसने हटाए, आदि। रंजना ऊंचे स्वर में अपनी बौखलाहट दिखाती और रेखा सारे काम छोड़ दौड़कर उसकी परेशानी दूर करने में लग जाती। ममता में अंधी जान ही नहीं पाई कि कब और कैसे वह अपनी छोटी बहन के हाथों की कठपुतली बन गई। यहाँ तक कि नौकर भी उसकी अवहेलना कर रंजना का काम पहले करता। अपने घायल स्वाभिमान की रक्षा वह नौकर को डांट कर या बिट्टो को पीट कर करती। मन ही मन रेखा रंजना को अपनी प्रतिद्वंदी मानने लगी। अक्सर दोनों में कहा सुनी हो जाती। प्रणव चुटकी लेते, भाई तुम दोनों पहले एक ही घर में एक साथ रहा करती थी ना, पर लगता नहीं। पर क्या सारा कसूर रेखा का ही था? रंजना का रूखा व्यवहार ही उसे उकसाता। बड़ी बहन का आदर करना तो दूर, उल्टा उसमें दोष ढूंढने में उसे आनंद आता। दीदी तुम कैसे ओल्ड फैशन के कपड़े पहनती हो, जरा लेटेस्ट ट्राई करो। क्या आंटी बनी घूमती फिरती रहती हो, चलो तुम्हारा हुलिया चेंज करवा आते हैं। अपनी बिंदास पर्सनैलिटी का वह बड़े फक्र से प्रदर्शन करती। इतना ही नहीं, सबके सामने बात बात में दीदी के लिए इडियट, स्टूपिड और सर्टअप जैसे संबोधन का भी प्रयोग करने से वह न चूकती। एक दिन तो खाने की टेबल पर प्रणव से परिहास कर बैठी कि क्या जी चाची, किससे शादी कर ली, आपकी पत्नी को तो ना घर सजाना आता है ना ढंग का खाना बनाना, सारे अदब लिहाज ताक पर रख दिए तुम्हारी बहन ने। क्या कहना चाहती थी, वह बहुत काबिल है तुमसे, तुम्हारे कारण बर्दाश्त करता हूँ उसको, वरना क्या मुसीबत मोल ले ली। पति का प्रेम भरा स्पर्श पाकर रेखा रो पड़ी। देखो रेखा, तुम बहुत इमोशनल हो और वह तुम्हारी इसी भावुकता का फ़ायदा उठाकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाती है। तुम उसके लिए बस एक सुविधा साधन मात्र रह गई हो। अब तक रेखा प्रणव के सामने बात ना बढ़े, यह सोचकर मन मसोस कर रह जाती थी। सोचती इंसान का व्यवहार उसकी परवरिश का ही परिचायक होता है। क्या सोचेंगे वे, जरा जरा सी बात पर लड़ पड़ती हैं दोनों बहनें, इसलिए कभी हंस कर तो कभी क्रोध जताकर शांत रहती। पर प्रणव, वे तो सब जानते थे कि कैसे उसकी अपनी ही बहन उसके अपने ही घर में उसके प्रभुत्व को नकार रही है। एक दिन की घटना ने रेखा को जमीन पर ला पटका। वह अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी कि अचानक उसके हाथ से रिसीवर छीनते हुए बिट्टो बोली, यू इडियट, मम्मा जरा चुप करोगी, मैं कार्टून देख रही हूँ। अपनी बेटी के मुंह से अपने लिए इडियट शब्द सुनकर सन्न रह गई थी रेखा। 5 बरस की बिट्टो भी मौसी से प्रभावित होकर उसकी ही नकल करने लगी थी। रेखा अपमान न सह सकी और 4 थप्पड़ बिट्टो के कोमल गालों पर लगा दिए। कई घंटों की कोशिशों के बाद वह चुप हो पाई थी। रेखा बिट्टो को सीने से चिपकाए सोचती रही कि किस कगार पर आकर लुप्त हो गया है उसका व्यक्तित्व अपने ही घर में। 5 बरस की बच्ची भी भाषा के अंतर की महिमा समझ गई थी। नौकर की दबी हंसी फान सी चुभ गई रेखा के कलेजे में। उसके दिए संस्कारों की धज्जियां उड़ गई थी। सारे आदर्श ताक पर रख दिए गए। शाम को बेटी का उतरा चेहरा देखकर घबरा गए थे प्रणव। पूछा, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बिट्टो ने रो रो कर पापा से सब कह दिया। उनका भी पारा चढ़ गया। दिन भर के थके हारे वे फट पड़े। बहन इतना कुछ बोल जाती है, मजाक उड़ाती है, इसलिए सब सहन होता है, और छोटी सी बच्ची पर हाथ उठ गया। तुम माँ हो कि कसाई? सहमी सी बिट्टो और चिपक गई पापा से कि कहीं माँ फिर ना मार दे।
कि शिकायत क्यों की। इस सब से बेखबर रंजना टीवी देख रही थी। उस पर जीजा जी के चिल्लाने का, बिट्टू के रोने का कोई असर नहीं था। रेखा ने जाकर टीवी बंद कर दिया। यह क्या तरीका है दीदी? वह तमतमा कर टीवी की ओर बढ़ी। रेखा ने बीच में ही रोक दिया। देखो रंजना, घर में रहने के कुछ कायदे होते हैं। तुम अकेली नहीं हो, यहाँ पर और भी लोग रहते हैं। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि घर में एक नौकर भी है। कम से कम ऐसे वाहियात प्रोग्राम मेरे घर में नहीं चलेंगे। थोड़ा तमीज सीखो। तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो। नौकर के पास कोई काम नहीं है तो उसे बरामदे में बैठा दो। नौकर के डर से मैं टीवी देखना बंद नहीं कर सकती। जो भी है, बिट्टू की तबीयत खराब है, टीवी नहीं चलेगा, उसने दृढ़ता से कहा। रिमोट पटक कर उठ खड़ी हुई रंजना और फिर बोली, इसीलिए मैं यहाँ तुम लोगों के साथ रहने आना नहीं चाहती थी। तुम सबने ही जिद करके मुझे बुलाया। तब तो सबकी बोली में प्रेम टपक रहा था और अब मैं बोझ लगने लगी हूँ। अगर मेरे रहने से इतनी तकलीफ है तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया। रेखा पति के सामने शर्म से निगाहें नहीं उठा पा रही थी। कितने प्यार और विश्वास के साथ उन्होंने रंजना को घर में जगह दी थी, जिसे सामंजस्य बैठाना चाहिए था। वही मौज मना रहा था। उल्टा घर वाले मन महसूस कर जी रहे थे। बिट्टू का रोना भी उसे नहीं पिघलाता। महीने भर में ही वह सबके लिए सिरदर्द बन गई थी। सब उससे कन्नी काटते, जो उसके लिए अच्छा ही था। उस पर से अंकुश जो हट गया था। मम्मी, मौसी कब आएंगी? बिट्टू बोली। आ जाएंगी बेटी, तुम सो जाओ। वे आएंगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। हल्के हाथों की थपकियों ने थोड़ी ही देर में बिट्टू को नींद के आगोश में सुला दिया। पता नहीं अब भी उसमें बदलाव आया या नहीं। ससुराल में कौन उसके नखरे सहता होगा। उम्र बढ़ने के साथ थोड़ी परिपक्वता, स्वभाव में नरमी, धैर्य तो हर लड़की में आता है, लेकिन वह इन सब किताबी बातों से अछूती थी। उसे छुटकारा पाने के लिए रेखा ने लड़का देखना शुरू कर दिया। अच्छा रिश्ता मिलना बहुत ही कठिन काम था, लेकिन उसे हर रिश्ता ही अच्छा लगता और फिर अच्छे रिश्ते की कोई विशेष परिभाषा तो होती नहीं। उसे बस एक ही चिंता रहती कि ज़्यादा देर हो गई तो रंजना को सामंजस्य बैठाने में परेशानी होगी। कितने जतन किए थे रंजना की शादी के लिए, कितने झूठ बोले थे। जहाँ परिचय बढ़ता वह चुस्त हो जाती। अपने चेहरे की मुस्कान और मधुर व्यवहार से पहली ही मुलाकात में लड़के वालों को प्रभावित कर लेना चाहती थी। मानो उसकी गुणों को देखकर ही वे लोग रंजना से रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। रेखा कहती, मेरी बहन बहुत जिम्मेदार और मेहनती है। जॉब के साथ साथ घर के कामों में भी निपुण है। घर सजाने और नए नए व्यंजन बनाने का बहुत शौक है इसे। मेरी बहन है इसलिए नहीं कह रही, सच में शी इज़ वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड। रंजना सिर झुकाए उसकी बेबसी पर मंद मंद मुस्कुराती रहती। कैसी विडंबना थी। जो मन का बोझ थी उसकी ही तारीफ के कसीदे पढ़ती, उसके सारे अवगुण छिपा जाती। कहती, कैसे कोई अपने सिक्के को खोटा बताता है? अपनी बहन का अच्छा बुरा सोचना रेखा का फर्ज था, किंतु रंजना इन सब परेशानियों से बेखबर बिंदास जीवन जी रही थी। उसे किसी से कोई सरोकार नहीं था। कभी कभी तो रेखा चिढ़कर कहती, भाड़ में जाए मेरा क्या, जब उम्र निकल जाएगी तो ठोकर खाएगी, तब अक्ल आएगी। पर तब तक तो उसे ही झेलना पड़ेगा और उसका धैर्य चुकता जा रहा था। वह जल्द से जल्द बोझ मुक्त हो जाना चाहती थी या फिर रंजना को सबक सिखाना चाहती थी। उसने प्रयास जारी रखा। किसी को ऐसी नहीं वैसी तस्वीर चाहिए। लड़के के माँ बाप पूछते, लड़की गांव में रह लेगी? कहीं माता पिता को सब भाता तो लड़के को लड़की तेज लगती, कहीं सुंदरता भाती तो हाइट कम लगती। किसी को पापा का रिटायर होना कमतर लगता क्योंकि दहेज खास नहीं मिलेगा। किसी को उसकी प्राइवेट नौकरी ही पसंद नहीं आती, सरकारी होती तो अच्छा होता। बहुत समय तक बाहर रहना पड़ता है, ऐसे में घर कैसे संभालेगी? हर बार कोई ना कोई कसर रह ही जाती। एक समान प्रश्न हर लड़की की माँ पूछती, आपकी बहन हॉस्टल में रह रही है, परिवार में नहीं पली है, तो क्या परिवार में सामंजस्य बैठा पाएगी? नौकरी के साथ साथ घर, रिश्तेदारी सब निभा पाएगी? यह कठिन प्रश्न था जिसका जवाब देते जबान लड़खड़ा जाती। कैसे झूठ बोले? बात तो सच थी। दिल 100 बंधनों में जकड़ जाता। इस सौदे में हर व्यक्ति थोड़ा बहुत छल तो करता ही है, किंतु उसके अंदर धोखा देने का एहसास ज़्यादा गहरा जाता। फिर भी मुस्कुराकर धीमे स्वर में कहती, परिवार में ही पली है आंटी, हॉस्टल में तो कुछ साल ही रही है। अपने संस्कार तो परिवार से जुड़कर रहना ही सिखाते हैं। मेरी ही बहन है।
जैसा आप कहेंगी आपके सिखाए अनुसार सब करेगी। सच तो यह था, जब बात नहीं बनती तो एक प्रकार का हल्कापन महसूस करती, जैसे कोई बड़ा अपराध करने से बच गई। अंततः काफ़ी दौड़ धूप देखने दिखाने के बाद यह रिश्ता आया था। रंजना को यह रिश्ता भी पसंद नहीं था। रेखा को उसका अपने जीवन पर ऐसा नियंत्रण देख उससे ईर्ष्या होने लगती थी। पापा, आप लोगों को मेरी शादी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई मजबूर व लाचार नहीं हूँ कि आप लोग जिस चीज़ के पल्ले बांध कर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, रंजना ने कहा। पापा की खामोशी ने आग में घी का काम किया। रेखा का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तुम जैसी जिद्दी बददिमाग लड़की से जो भी शादी कर रहा है, हम पर एहसान कर रहा है, उसका तो भविष्य अंधकारमय ही है। हम लोग तुम्हारे कन्यादान के कर्ज से मुक्त हो जाना चाहते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे घर की शांति नष्ट हो रही है। तुम जल्द से जल्द इस घर से विदा हो, फिर उस घर को जोड़ो चाहे तोड़ो मेरी बला से, पर अब मेरा घर खाली करो। डबडबाई आंखों से बिना कुछ कहे वह उड़ गई थी। पापा को भी स्थिति से विस्फोटक होने का भान नहीं था। सब सहम गए थे कि कहीं वह कुछ कर न बैठे, लेकिन वह खामोशी रही सारा दिन। पापा फैसला नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ जान सी प्यारी चांद सी रंजना और दूसरी तरफ मन चाहे वर का मुंह मांगा दाम और अनिश्चित इंतजार। 2 दिन तक वे टकटकी लगाए दोनों बहनों का शीत युद्ध देखते रहे। प्रणव ने इन सब से खुद को अलग कर लिया था। सुबह दफ्तर निकल जाते और शाम को दफ्तर से आते ही बिट्टू के साथ खेलने में व्यस्त हो जाते। एक बेटी का घर बसाने में कहीं दूसरी बेटी का बसा बसाया संसार न उजड़ जाए, यह सोचकर और उसकी खामोशी का फायदा उठाकर पापा ने इस रिश्ते पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। आनन फानन में दिन भी तय कर दिया गया। बिना किसी हील हुज्जत के यह शादी संपन्न हो गई थी। फेरों के समय रंजना सूनी आंखों से शून्य में देखती रही थी। उसकी बेबसी सबको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सारी यादें आंसू बनकर गालों पर बह आई। इस 1 महीने में न जाने कितनी बार स्वयं को दोषी मानकर पछताई थी रेखा। जिस रंजना ने कभी भी नियम पूर्वक कोई काम नहीं किया था, उसके हाथ पे इतने बड़े परिवार की बागडोर थमा दी गई थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े विनीत एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंजीनियर थे। एक बहन ब्याहता, एक कुंवारी और एक ग्रेजुएट देवर, और पिताजी रिटायर्ड मास्टर थे। लड़की की माँ नहीं थी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी सुविधानुसार ही सब करें। विनीत की माँ को बस सुंदर दुल्हन की आस थी। विनीत के पिता ने कहा तो दोनों बहनों ने भी मुस्कुराकर पिता की बात का समर्थन किया था, और पापा ने भी निरर्थक मुस्कुराकर लाचार पिता की भांति रंजना का हित नज़रअंदाज कर दिया। विवाह के मामले में आज भी लड़की वाले समझौते का ही सौदा करते हैं, पर यहाँ तो मजबूरी और भी थी। विवाह होने तक सब अपनी राय देते रहे। कोई कहता उम्र में रंजना से 7 साल बड़ा और सुंदरता में रंजना के बराबर नहीं है तो क्या हुआ, वह अपने ही पैरों पर खड़ा है और फिर आगे तरक्की ही करेगा। कोई कहता लड़की की सुंदरता नहीं गुण देखने चाहिए। रंजना रोध होकर अपनी ससुराल विदा हो गई थी, पर उसका मन खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। मेरे अहम और जिद ने क्या से क्या कर दिया। मेरे ही कारण रंजना ने मन मारकर समझौता किया था। वह कहीं से रंजना के लायक नहीं था। इतना बड़ा परिवार, मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब कभी उसको हंसता मुस्कुराता नहीं देख पाऊंगी। कैसे निभाएगी। फ़ोन की घंटी बजी। रेखा ने दौड़कर रिसीवर उठाया। प्रणव ने सूचना दी, हम लोग चल पड़े हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह इंतज़ार बहुत असहनीय होने लगा। सारा दिन यूं ही निकल गया। अब तो रात के खाने के बाद सोना, और कल दोपहर में वे तो चले ही जाएंगे। कुछ गपशप भी नहीं हो पाएगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रंजना आ गई। अक्सर ऑफिस से आकर वह बेतहासा घंटी बजाती थी। कितनी बार समझाया उसे कि इस समय बिट्टू सोई होती है, इतनी जोर से घंटी ना बजाया करें, लेकिन सहसा मन भर आया छोटी बहन को देखने को। उसने नम आंखों से दरवाज़ा खोला। रंजना ने अपनी दीदी को झुककर प्रणाम किया। सदा खुश रहो, फूलो फलो, दिल भर आया आशीर्वाद देते हुए। जी नहीं, तेरी तरह फूलने का कोई शौक़ नहीं है मुझे, वही चंचल जवाब दिया। गौर से अपनी ब्याहता बहन का चेहरा देखा। मांग में चमकता सिंदूर, लाल किनारी की पीली तांत साड़ी, दोनों हाथों में लाख की लाल चूड़ियाँ, सजी धजी प्रतिमा लग रही थी। वह लज्जा गई। छोड़ दीदी, तंग मत कर, बिट्टू कहाँ है। और फिर बिट्टो बिट्टो पुकारती हुई वह बेडरूम में घुस गई। मन ने टोकना चाहा कि अभी सो रही है, छोड़ दे, पर बोली नहीं। मौसी आई है,
वह भी तो देखे अपनी सजी धजी मौसी को, बड़ी प्यारी लग रही है रंजना। सुंदर तो है ही और निखर गई है। मौसी की गोद में उनिंदी बिट्टू आश्चर्य और कुतूहल से मौसी को निहारते हुए बोली, मौसी बहुत सुंदर लग रही हो आप तो, एकदम मम्मी जैसी सजी हो। उसके इस वाक्य ने सहज ही रंजना को नई श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। उसी एक पल में अनेक प्रतिक्रियाएं हुईं। रंजना लज्जा गई। विनीत ने प्यार से अपनी सुंदर पत्नी को निहारा। प्रणव की नज़र उन दोनों से फिसलकर रेखा पर स्थिर हो गई। सबके चेहरे पर खुशी और संतोष झलक रहा था। रंजना के चेहरे पर लाली देखकर मन फूलों सा हल्का हो गया। तभी रंजना का अधिकार भरा स्वर गूंजा, विनीत घर पर फ़ोन कर दीजिए कि हम लोग पहुंच गए हैं, और पूछिए बबलू की तबीयत अब कैसी है। दोनों ही चौंके। रंजना कब से लोक व्यवहार निभाने लगी। अभी 4 महीने पहले की तो बात है। रेखा को बुखार हो गया था, किंतु घर में रहकर भी 3 दिन तक रंजना को खबर नहीं हुई थी। नौकर के सहारे उसका काम चल रहा था। प्रणव के हाथ में ब्लड रिपोर्ट और दवाइयों को देखकर चौंकी थी। किसकी तबीयत खराब है? बिट्टो की। वही रंजना आज चिंतातुर दिख रही थी। हमें लगा यहाँ तो चमत्कार है या फिर दिखावा। चाय पीकर दोनों फ्रेश होने अपने कमरे में चले गए थे। रंजना के जाने के बाद उसका कमरा वैसा ही था। ये दोनों भी अपने कमरे में आ गए। प्रणव अलमारी खोलते हुए बोले, चलो तुम्हारी बहन गृहस्थी के दांव पेच सीखने लगी है। अभी तक का परफॉर्मेंस तो अच्छा है। तभी रंजना प्रकट हुई। आप लोगों के पास मेरे अलावा और कोई बात नहीं है क्या? वह इटलाती हुई बोली। इन्होंने भी चुटकी ली। है कैसे नहीं? अब इंटरवल के बाद का सिनेमा देखना बाकी है। फर्स्ट हाफ तो हमने रो रो कर बहुत देखा है। उम्मीद है अगला हाफ अच्छा होगा। पहली बार प्रणव ने प्यार से उसके सिर पर चपत लगाई और बाहर चले गए। और बता, तेरी ससुराल में सब कैसे हैं? सबसे निपटी है ना तेरी? तू खुश तो है ना? रंजना सिलसिलेवार बताती चली गई। इस 1 महीने में कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, उसे कैसा लगा, कैसे उसने सहा, कैसे छिप छिप कर रोई, कैसे सिर दर्द और बुखार में ना चाहते हुए भी काम करना पड़ा था। ननंद के जिद्दी बच्चों की अनगिनत फरमाइशें, छोटी ननंद के नखरे आदि। वह बिट्टो को चूमते हुए बोले, अपनी बिट्टो कितनी अच्छी है, जरा भी जिद नहीं करती। अपनी प्रशंसा सुनकर बिट्टो खुश हो गई। मौसी का लाया प्यारा सा लहंगा पहनने लगी। एक एक रंजना दार्शनिक अंदाज में बोली, दीदी तुम ही कहती थी ना कि कुछ बातें लोक व्यवहार और कुछ शालीनता या कहो फर्ज के दायरे में आकर जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इनके परिवार का अधिकार है मेरे आज के जीवन पर। उसी के एवज में तो पति का स्नेह मान पाती हूँ। ये तमाम सुख सुविधाएं, गहने जेवर, घूमना फिरना, होटलों में खाना, सब सास ससुर की कृपा से ही तो है। उन्होंने ही तो मेरे पति को अपना प्रेम, पैसा, मेहनत लुटाई थी। तभी तो वे इस काबिल हुए कि मैं सुख भोग रही हूँ। तुम ठीक कहती थी दीदी, ससुराल वालों के लिए करने का कोई अंत नहीं है, पर सब अपने आप हो गया। मैं तुम्हें कितना कमेंट करती थी कि बेकार अपना पैसा लुटाती हो, व्यर्थ सबके लिए करती हो, किंतु जब खुद पर पड़ी तो तुम्हारी स्थिति समझ गई। इन चंद दिनों में ही वह कितना कुछ बटोर लाई थी कहने सुनने को। फिर वह संजीदा होकर बोली, तुम्हारी बातों को अपनाकर अब तक तो सब ठीक ही रहा है। मैं अपनी सारी बदतमीजियों के लिए दीदी माफ़ी मांगती हूँ। चल पगली कहीं की, मुझे तेरी किसी बात का दुख नहीं है। बस तुम अच्छे से सामंजस्य बैठा कर चलना। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। और बता, विनीत अच्छे स्वभाव के तो है ना? वहाँ जाकर फिर जॉब ढूंढनी पड़ेगी तुझे। आंसू छुपाते हुए रेखा ने बात बदली। हाँ, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन अभी नए घर की सारी व्यवस्था देखनी होगी। अब वे दिन लद गए जो कमाया उसे उड़ाया। तुम यही चाहती थी ना? दीदी इसीलिए मेरी शादी की इतनी जल्दी थी तुम्हें। दोनों बहनों की आंखें सजल हो उठी। तभी विनीत ने पुकारा, रंजना आंखें पूछती हुई उठ खड़ी हुई। चंद ही महीनों में कितना बदलाव आ गया था उसमें। उसे अपनी कमाई का कितना गर्व था। एक बार उसे फिजूल खर्ची न करने की सलाह दी तो पलट कर यह टका सा जवाब देकर मुंह बंद कर दिया था उसने। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, जो करूं। मेरी मानो दीदी, तुम भी कोई नौकरी कर लो। नौकरी करोगी तो इन छोटी छोटी चिंताओं में नहीं पड़ोगी। जब देखो यही रोना। इसकी क्या ज़रूरत है? कोई शौक़ नहीं। क्या सिर्फ ज़रूरत के लिए ही आदमी जीता है? इच्छाएं कुछ नहीं होती है जीवन में। उस वक्त रंजना की बातों ने अंदर तक चोट की थी। उसे लगा ठीक ही तो कहती है, वह हर चीज़ ज़रूरत भर की ही तो खरीदती है।
उसे कमी तो किसी बात की नहीं थी, पर हाँ, रंजना जैसी स्वतंत्र भी तो नहीं है। तुरंत जो जब चाहती है वह तभी कहाँ ले पाती है। रंजना नौकरी करती है तो उसे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं रहती। उसके अंदर एक टीस सी उठी थी। वह उस दिन बिना बात ही प्रणव से लड़ पड़ी थी। वही रंजना अब कह रही है कि नौकरी देखेगी। सच है, हर नारी स्वाभाविक रूप से ही परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेती है।